नमस्कार मित्रों, केपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुलदीप वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई-बहन हमारे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, तक पहुंचते रहें। देर न करते हुए मैं आपको बताता हूं कि ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैंने सबसे पहले हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन को लिया है, तो सीधा आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव मेथड के तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो दिया गया है पहला क्वेश्चन, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो इसमें से ए बी सी डी 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको ओष्ठ वर्ण के बारे में बताना है। कौन सा ओष्ठ वर्ण है? तो छोटा ऊ है, छोटी ई है, बड़ा आ है या का है? तो इसका राइट आंसर होगा ओष्ठ वर्ण छोटा ऊ है। इसका राइट आंसर होगा ओष्ठ वर्ण छोटा ऊ है। कैसे होगा, चलिए बताते हैं इसके बारे में। जैसे कि छोटा ऊ, ओष्ठ वर्ण छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होता है और अ होता है। ये ओष्ठ वर्ण होते हैं। ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये ओष्ठ वर्ण होते हैं। छोटी ई तालु से इसका उच्चारण होता है, बड़ा आ कंठ से इसका उच्चारण होता है, का कंठ से इसका उच्चारण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है वर्णतालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? जो वर्णतालिका है उसके अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? मात्रा है, स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है? जल्दी से बताइएगा क्या है इस विकल्प में से। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये वर्णतालिका के अनुसार स्वर है। क्या है? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ये स्वर है। सबसे पहले चलते हैं स्वर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्वर की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर जो होते हैं वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होते हैं। और दीर्घ स्वर जो होते हैं वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या, मूल जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, जो दीर्घ स्वर होते हैं इनकी संख्या 7 होती है। आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा और समझेंगे, स्वर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया मूल दीर्घ स्वर के बारे में बताया, दीर्घ स्वर के बारे में बताया। दीर्घ स्वर जो होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, संयुक्त और मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर होता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। क्वेश्चन हमारा पूछा गया था वर्णतालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये स्वर हैं। ह्रस्व भी होते हैं, ये मात्रा के आधार पर होते हैं। तो मात्रा के आधार पर अगर पूछा जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर क्या होते हैं, तो आपको बताना है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। दीर्घ 7, ह्रस्व 4 और प्लुत जब किसी दीर्घ स्वर को उसके निश्चित समय से ज्यादा समय तक बोला जाता है तो वो प्लुत स्वर कहलाता है। ये ओम, ये होता है ओम। की तरफ चलते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा के रूप में जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लिपि कहते हैं, वो लिपि कहलाती है। तो लिपि के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जो हिंदी की हमारी जो लिपि है, हिंदी की लिपि है वो देवनागरी है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 343
का में रखा गया है कि जो भारत की लिपि होगी वो देवनागरी होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, पा फा बा भा और मा व्यंजन होते हैं। तो पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, दंत होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, ओष्ठ होते हैं या कंठ होते हैं। तो पा फा बा भा मा के बारे में बात करेंगे। वर्ग व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श वर्ण जो होते हैं वो 25 होते हैं, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है। ये वर्ग है, का, चा, टा, ता और पा, ये वर्ग होते हैं। तो इसमें का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंगा होता है। का, खा, गा, घा, इंगा होता है। और चा, छा, जा, झा, इया इसमें होता है। टा, ठा, डा, ढा, णा होता है। ता, था, दा, धा, ना, इसमें पा, फा, बा, भा और मा। तो आपसे उच्चारण की बात की जाए तो ये कंठ से होता है, ये तालु से होता है, ये तालु से होता है, ये मूर्धा से होता है, ये दंत से होता है और ये ओष्ठ से होता है। इस तरह से तो हमारा क्वेश्चन है पा फा बा भा मा। तो पा फा बा भा मा जो है वो ओष्ठ से होता है। पा फा बा भा मा जो है वो ओष्ठ से होता है। अगला चलते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं या संयुक्त कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो अंतस्थ जो होते हैं वो होते हैं या, रा, ला और वा। अल्पप्राण होते हैं किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। महाप्राण जो होता है वो होता है दूसरा और चौथा वर्ण। और संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। यही इसका राइट आंसर है। ये छ, त्रा, ज्ञा और श्रा ये होता है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। संयुक्त व्यंजन की अगर बात की जाए, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि छा, छा जो बना है वो का के साथ सा मिलने पर बना है। तो एक तो का व्यंजन, एक दूसरा सा व्यंजन, दो व्यंजनों के मिलने से बना है। उसके बाद त्रा, त्रा जो बना है वो ता के साथ रा जुड़ने से बना है। इसके बाद ज्ञा जो है जा प्लस या, इन दो वर्णों की व्यंजनों की सहायता से बना है। इसके बाद आता है स्रा, ये जो बना है सा के साथ रा जुड़ने पर बना है। तो ये संयुक्त व्यंजन भी आपने कर लिए। तो क्वेश्चन जो हमारा था कि कौन सा व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या क्या, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6वां है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है। स्पर्शी व्यंजन की अगर बात की जाए तो स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, 16 होते हैं, 33 होते हैं, 11 होते हैं। क्या होते हैं? ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प राइट होगा? तो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो 16 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कैसे होते हैं? स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं, स्वरों की संख्या 11 है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये मूल व्यंजन है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं इसे प्रयत्न के आधार पर, इसे प्रयत्न के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्पर्शी, संघर्षी और नासिक। इस तरीके से इनको बांटा गया है। स्पर्शी इनकी संख्या 16 होती है। संघर्षी जिन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, इनकी संख्या 4 होती है। चा, छा, जा और झा। उसके बाद नासिक, नासिक व्यंजन की बात की जाए तो इनकी संख्या 5 होती है। पहला इंगा, इया, अणा, ना और मा, ये 5 होते हैं। तो 16 चाचा दादा यहाँ को निकाल दें, इंगा, इया, अड़ा, ना, मा को निकाल दें
तो जो बचते हैं वो सभी स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, प्रत्यय के आधार पर कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष वर्णों की अगर बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग का, वर्ग जो होते हैं अभी हमने आपको बताया थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष वर्ण होता है, सघोष वर्ण होता है ये। तो पा, फा, बा ये तीसरा वर्ण है, पा ये पहला वर्ण है, ता, था, दा ये तीसरा वर्ण है, का, खा, गा, घा ये चौथा वर्ण। तो आपसे पूछा गया अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष पहला वर्ण होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा पा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? बात करते हैं कंठ वर्ण की। तो अभी मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन ये स्वर की बात आई। तो कंठ वर्ण जो होते हैं, इसका सूत्र याद रखना है, अकह विसर्जनीय कंठा, यानी आ, का और हा, छोटा आ और बड़ा आ, का और हा और विसर्ग, इसको अपनी भाषा में कहते हैं अकह विसर्ग कंठना, अकह विसर्ग कंठा, इसको अकह विसर्ग कंठा कहते हैं। तो यहां समझना ये है, ये विसर्ग लिख गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है, अकह विसर्ग कंठा इसी दिया गया है, ठीक है। तो छोटा आ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। ई तालु से होता है, बड़ी ई तालु से होता है, और ये कंठ तालु से होता है, ये कंठ तालु से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर, अभी मैंने बताया दीर्घ स्वर क्या होता है, ए है, बड़ा आ है, आई है और ओ है। देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको थोड़ा सा समझेंगे तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? या ए है, आ है, आई है, ओ है, क्या है? तो इसको समझेंगे। ये जो है ये मूल दीर्घ स्वर है, जिन्हें सजाती भी कहते हैं, और ये जो है ये विजाती है, अलग अलग से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो मूल दीर्घ स्वर बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, इसमें से बड़ा आ आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विकल्प जो है वो महाप्राण है? महाप्राण की बात करें तो प्राण और वायु, प्राण या वायु जो होता है, इसके आधार पर जो व्यंजन होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। वर्ग वही है जैसे का, खा, गा, घा और इंगा। तो ये पांचवा वर्ण, ये तीसरा वर्ण और ये पहला, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ण होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। और बचे हमारे पास दूसरा और चौथा, ये जो होते हैं वो महाप्राण है। तो हमसे पूछा गया कौन सा विकल्प है जो महाप्राण है? तो पा, फा, बा, भा ये चौथा है, ता पहला है, पा, फा, बा, भा, मा ये पांचवा है, ता, था, दा ये तीसरा है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो महाप्राण है वो चौथा वर्ण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले की तरफ चलते हैं। कौन सा वर्ण अर्धस्वर है? ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन। अर्धस्वर, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला और वा, 4 संख्या में होते हैं, जिनमें या और वा, या और वा अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्धस्वर होते, अर्धस्वर होते हैं। और रा, रा को कहते हैं लुंठित,
और रा को कहते हैं, रा को लुंठित कहते हैं और फिर कंपित भी कहते हैं, फिर कंपित भी कहते हैं। और ला की बात की जाए, इसको हम पार्श्विक कहते हैं, इसको हम पार्श्विक कहते हैं। ये पार्श्विक वर्ण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या। ये या जो है वो आपका अर्धस्वर है, इसमें वा भी है लेकिन इसमें विकल्प नहीं है, तो वा भी अर्धस्वर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो आप गिन लीजिए पूरे, ये स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। ठीक है, आगे तरफ चलते हैं। इसमें जिसमें ये 4 मूल स्वर होते हैं उनको हम बता देते हैं। चार जो है वो मूल है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और जो बाकी हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके 7 हैं, 7 दीर्घ स्वर हो गए और 4 इसके मूल स्वर हो गए। इस प्रकार से 11 स्वरों की संख्या होती है। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो केपी ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। हम ऐसे ही नई वीडियो लाएंगे। अभी क्वेश्चन और भी हैं। कौन सा व्यंजन ताड़न जात है? ताड़न जात व्यंजन की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में 2 ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें हम अतिरिक्त के नाम से जानते हैं, इन्हें अतिरिक्त की श्रेणी में रखा गया है। इसी को ही हम द्विगुण कहते हैं और इसी को ही हम ताड़न जात कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं। इसी को ही हम ताड़न जात कहते हैं। इसी को उत्क्षिप्त कहते हैं, काफी नाम है इसके, याद करते रहना। और इसी को हम उपसर्प भी कहते हैं, इसी को हम उपसर्प भी कहते हैं। इसे आगत भी कहते हैं, इसे आगत स्वर भी कहते हैं, आगत व्यंजन भी कहते हैं, स्वर नहीं, आगत व्यंजन भी कहते हैं। तो देखना है इसमें कौन सा विकल्प होगा, टा होगा, ड़ा होगा, ढ़ा होगा या श्रा होगा। टा, ड़ा, ढ़ा, श्रा। तो इसका राइट आंसर है ये, सी विकल्प सही होगा। एक ये और एक ये, इसके नीचे नुक्ता लगता है, वो आपका अतिरिक्त द्विगुण ताड़नजात, अतिरिक्त द्विगुण ताड़नजात, उत्क्षिप्त और उपसृप्त आगत, इनको नाम से जाना जाता है। इन्हें फारसी ध्वनियां भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फारसी ध्वनियों का खा गा जा फा को हिंदी की लिपि में किस विद्वान ने लिखा है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। किशोरदास वाजपेयी, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, कामता प्रसाद गुरु, जोशुआ कैटलर। किशोरदास वाजपेयी, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, कामता प्रसाद गुरु या जोशुआ कैटलर। इसका राइट आंसर है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फारसी ध्वनियों को का ख गा जा फा हिंदी की लिपि के द्वारा इन्हें देवनागरी लिपि में लिखा था। कौन सी लिपि में लिखा था इसको? इसको देवनागरी लिपि में लिखा था। देवनागरी, हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी। तो ये व्यक्ति, इन व्यक्तियों ने इस व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोशुआ कैटलर की अगर बात की जाए तो इन्हें हिंदी का व्याकरण कहा जाता है, व्याकरणकर्ता। ये है व्याकरणकर्ता, इन्हें हिंदी का व्याकरणकर्ता कहा जाता है। अगली तरफ चलते हैं। कौन सा विकल्प केवल स्वर है? और ये आज की वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं आशा करूंगा कि आपको क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। तो एक बार फिर से, अभी तक अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केपी ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स।